हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रंजन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य डीएस में। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में देखा था फ्रांसीसियों का भारत आगमन। आज हम लोग बंगाल एक नवीन राज्य के रूप में उदय होता है, तो आज हम बंगाल के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से काफी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल जो है 18वीं सदी में काफी विकसित हो चुका था, काफी समृद्ध हो चुका था। बंगाल से पूरे एशिया से ब्रिटेन को जो भी सामान आयात होते थे, पूरे एशिया से ब्रिटेन को जो भी सामान आयात होते थे, उसका 60% भाग सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आयात होता था। मतलब पूरे एशिया से 18वीं शताब्दी में जो भी सामान आयात होते थे, उसका 60% भाग बंगाल से जाता था। 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल के दीवान बनाए जाते हैं। मुगल साम्राज्य द्वारा मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया और वो मृत्यु प्रांत बंगाल को संभाले रखा। उन्होंने मृत्यु प्रांत बंगाल के बागडोर को संभाले रखा। तो मुर्शीद कुली जो है बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में स्वतंत्र शासक बनते हैं 1717 ईस्वी में। चूंकि मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी योग्य नहीं था, जिसका फायदा उठाकर मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया और 1717 ईस्वी में इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया। तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने इसे बंगाल का सूबेदार बनाया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और 1719 ईस्वी में इसे बंगाल के साथ उड़ीसा भी दे दिया गया। 1717 में फर्रुखसियार, जो कि मुगल सम्राट थे, उन्होंने इसे बंगाल का सूबेदार बनाया और 1719 ईस्वी में इसे उड़ीसा भी प्रदान किया। तो इन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया। पहले जो बंगाल की राजधानी थे ढाका थी। उसके बाद मुर्शीद कुली खां जब बंगाल के स्वतंत्र शासक बनते हैं, तो उन्होंने इसकी राजधानी को हटाकर मुर्शिदाबाद लाया। इन्होंने भूमि के बंदोबस्ती के लिए एक प्रथा का प्रारंभ किया, जिसको इजारेदारी प्रथा कहा जाता है। तो इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो मुर्शीद कुली खां ने किया था। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मुर्शीद कुली खां ने किया था। मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन हुए। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। शुजाउद्दीन कौन था? मुर्शीद कुली खां का दामाद था, जो बंगाल के नवाब बने। 1733 ईस्वी में इन्होंने बिहार का कार्यभार भी बंगाल के अधीन आ गया। पहले बंगाल, उसके बाद 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा दे दिया गया और 1733 ईस्वी में उड़ीसा, बंगाल और 1733 ईस्वी में बिहार भी दे दिया गया। तो शुजाउद्दीन जो था, उन्होंने अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। शुजाउद्दीन ने क्या किया? अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। तो शुजाउद्दीन के बाद शुजाउद्दीन का जो उत्तराधिकारी होता है सरफराज, जो 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। इसके समय में अलवर्दी खां जिसको शुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार बनाया था, तो अलवर्दी खां क्या करता है? सरफराज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, मतलब विद्रोह कर देता है और दोनों के बीच गिरिया का युद्ध होता है। सरफराज और अलवर्दी खां के बीच गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज पराजित होता है। सरफराज गिरिया के युद्ध में पराजित होता है और गिरिया का युद्ध जो है 1740 ईस्वी में हुआ था। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था सरफराज और अलवर्दी खां के बीच, जिसमें सरफराज पराजित हुआ और अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना।
इन्होंने मुगलों को 2 करोड़ रुपये घूस देकर पद को अस्थायी बनाया। मतलब ये उत्तराधिकारी नहीं थे, अलबर्दी खां जो थे बंगाल के उत्तराधिकारी नहीं थे। ये विद्रोह करके सरफराज को मार देते हैं और वहां का नवाब घोषित करते हैं। तो केंद्र में जो बैठे थे मुगल, तो मुगल को इन्होंने घूस के रूप में 2 करोड़ देकर अपने पद को अस्थायी बनाया। इसके समय में मराठों ने काफी आक्रमण किए बंगाल पर, जिससे परेशान होकर अलवर्दी खान ने एक मराठा सरदार जो थे मराठा सरदार थे रघु जी, उसके साथ 1751 ईस्वी में संधि की। और संधि के अनुसार उसको उड़ीसा का प्रांत दे दिया गया, साथ में 12 लाख रुपया चौथ के रूप में देना स्वीकार किया। अलवर्दी खां का अंग्रेजों से भी काफी अच्छा संबंध रहा, परंतु उन्होंने अंग्रेजों की जो कोठी थी उसको दुर्गीकृत करने का सफल प्रयास किया। मतलब कि अंग्रेजों की जो कोठी थी उसको दुर्गीकृत करने अपने शासनकाल में नहीं दिया। तो उन्होंने अंग्रेजों के बारे में या यूरोपियों के बारे में कहा था, यूरोपियों की तुलना अलवर्दी खां ने मधुमक्खियों से की थी। और उसके बारे में एक कथन कहा था कि यदि उन्हें नौ छेड़ा जाए तो शहद देगी, और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, जब तक उसको नहीं कोई छेड़ता है तो क्या होता है, वो शहद देती है, और छेड़ता है तो क्या करता है, उसको काट काट कर मार डालती है। तो मधुमक्खियों से तुलना की थी यूरोपियों का, किसने, अलवर्दी खां ने। और उसके बारे में कहा था कि यदि इन्हें नौ छेड़ा जाए तो शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। अलवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी हुआ सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था। अलवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री थी घासी बेगम या घसीटी बेगम, जिसका विवाह हुआ था ढाका में। घसीटी बेगम का विवाह हुआ था ढाका में। और दूसरे नंबर की पुत्री थी उसका मामूना बेगम, जिसका विवाह हुआ था पूर्णिया में। और सबसे छोटी पुत्री थी अमेना बेगम, जिसका विवाह हुआ था पटना में। तो सिराजुद्दौला जो था अमेना बेगम का पुत्र था। अलवर्दी खां के सबसे छोटी बेटी अमेना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को अलवर्दी खां ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो सिराजुद्दौला अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनता है। जब वो बंगाल का नवाब बनता है तो उनके बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं। जैसे मामूना बेगम के जो पुत्र हैं, जो पूर्णिया के नवाब थे, शौकत जंग उसका शत्रु हो जाता है। उसके अलावा उसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, जिन्हें राज्य नहीं मिला वो क्या हो गए, सिराजुद्दौला के शत्रु हो गए। शौकत जंग जिसमें प्रमुख थे, और घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी। उसके अलावा एक अंग्रेज भी क्या थे, सिराजुद्दौला के शत्रु थे। तो शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है। शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है। अंग्रेज जो है उन्होंने शौकत जंग और घसीटी बेगम को संरक्षण प्रदान किया, जिसके दबाव में आकर या उसके कहने के बाद, मतलब सपोर्ट पाकर, अंग्रेजों का सपोर्ट पाकर शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है अक्टूबर 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच युद्ध होता है, जिसको मनिहारी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिसको किस नाम से जानते हैं, मनिहारी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिस युद्ध में क्या होता है, शौकत जंग की मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। उसके बाद 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है, जिसमें जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो उनका प्रभाव भारत पे भी दोनों कंपनियों पर पड़ता है, और यहाँ भी दोनों कंपनी अपने अपने दुर्ग की किलाबंदी
किलाबंदी करना शुरू कर देता है, अपनी अपनी कोठी की किलाबंदी करना शुरू कर देता है। तो जब किलाबंदी दोनों ने करना शुरू कर दिया तो सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। अंग्रेज जो थे ये कोलकाता का किलाबंदी, कोलकाता में जो उसकी कोठी थी उसकी किलाबंदी करना चाहते थे, और फ्रांसीसी जो थे चंद्रनगर की कोठी का किलाबंदी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने के बाद फ्रांसीसी तो मान गए, फ्रांसीसी मान गए कि हम दुर्गीकृत नहीं करेंगे अपने किले को, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज ने नहीं माना, अंग्रेज ने किलाबंदी करना शुरू कर दिया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दोनों के बीच युद्ध होता है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। 4 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार कोलकाता में ही स्थित था। कोलकाता में स्थित कासिम बाजार पर 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। और उसके बाद 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला आगे बढ़ा और कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। कोलकाता में जो अंग्रेजी क्षेत्र थे, अंग्रेजी कोठी थी, उस पर 15 जून 1756 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। और 5 दिन के घेरा के बाद 5 दिन तक वहां घेरा पड़ा रहा। जो अंग्रेज की कोठी थी विलियम फोर्ट, कोलकाता में अंग्रेजों की कोठी थी विलियम फोर्ट या फोर्ट विलियम, तो वहां पर अधिकार कर लिया। 5 दिन की घेरा के बाद वहां पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। तो इसके बाद एक वहां पे घटना घटती है जिसको इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। 5 दिन बाद मतलब क्या, 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने विलियम फोर्ट पर अधिकार कर लिया। तो 20 जून की ही घटना है कि कहा जाता है एक अंग्रेज अधिकारी थे हॉलवेज के कथनानुसार कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें सुबह तक मात्र 23 लोग जीवित बचे थे, जिसमें अंग्रेज अधिकारी एक हॉलवेज थे जिन्होंने इसके बारे में खुलासा किया। हालांकि अन्य इतिहासकार जो हुए इतिहास में उसके समकालीन किसी ने इसका वर्णन नहीं किया है। तो ये एक तरह से एक मनगढ़ंत कहानियां माना जाता है हॉलवेज का, जो अंग्रेजों को उन्होंने सुनाया था। आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।